डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका जो विषय वस्तु है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में बहुत सारे तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो मेसोपोटामिया विश्व की सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे विश्व में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत। जैसे आप लोग सभ्यता के संदर्भ में जानते हैं कि सभ्यताएं कौन किस रूप में थी, जैसे ग्रामीण सभ्यता और शहरी सभ्यता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। दोनों, जैसे ग्रामीण में जो जीवन शैली होती है और शहरों में जीवन शैली, दोनों में अंतर होता है। कैसे? जैसे एक गांव है और एक शहर है। ग्राम और शहर, दोनों स्थानों में लोगों की जीवन शैली में अंतर होता है। जैसे गांव है तो यहाँ पे कैसी जीवन शैली है? ग्रामीण जीवन शैली है। अब ग्रामीण जीवन शैली क्या होती है? तो गांव के लोग जो होते हैं शिक्षित उतने नहीं होते, वहाँ पे सुख सुविधाओं की भौतिक चीज़ें कम प्राप्त होती हैं, साफ सफाई की उतनी व्यवस्था नहीं होती, पक्की नालियों खड़ंजे की व्यवस्था उस रूप में नहीं होती, बिजली के प्रबंध नहीं होता, पेयजल की व्यवस्था उस रूप में नहीं होती, प्रकाश की समस्या होती। आज भी कितने गांव में खंभे नहीं लगे हैं, बिजली सप्लाई वहां तक नहीं पहुंची है। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रामीण जो अंचल होता है वो विकसित नहीं होता, वहाँ पे आसपास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती, बाज़ार नहीं होता, हर गांव में दूर जाना पड़ता है, और इसकी पक्की नालियों की व्यवस्था नहीं होती, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती, आसपास स्कूल नहीं होते, दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है, सुख सुविधाओं से युक्त जीवन नहीं होता, निर्धनता होती है गाँव में। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण की अपेक्षा शहरों की क्या जीवन शैली है? वहाँ के लोग सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीते हैं, सफाई की व्यवस्था, पक्की नालियों की व्यवस्था, रहन सहन उच्च होता है। तो इस तरह से दोनों शैलियों में ये अंतर पाया जाता है, ग्रामीण जीवन शैली और शहरी जीवन शैली। ग्रामीण जीवन शैली में गाँव के जो लोग रहते हैं वो कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। शहरों में जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी व्यवसाय में, पेशे में जुड़े रहते हैं, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे किसी उद्योग में काम करते हो, चाहे फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, किसी न किसी व्यवसाय रोजगार में जुड़े रहते हैं। और ग्रामीण के लोग, ज़्यादातर लोग कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। तो इस तरह से दोनों के जीवन शैली में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है कि मेसोपोटामिया सभ्यता, तो विश्व में सबसे पहले ये कैसी व्यवस्था थी? यहाँ पे शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। शहर में जो सुख सुविधाएँ होती हैं, जिस तरह की व्यवस्था शहरों में होती है, भवन निर्माण, जल निकासी का प्रबंध, जिस तरह से लोगों का जीवन स्तर होता है, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीते हैं लोग, वे सारी सुविधाएं से युक्त ये पहले शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? मेसोपोटामिया में हुई थी। तो इस तरह से संक्षिप्त में आप ये परिचय जानते रहें। यह वर्तमान इराक गणराज्य की दजला और फरात। तो वर्तमान कहाँ पे? इराक गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है जहाँ पे राजा का चुनाव होता है। तो गणराज्य की दजला और फरात दो नदियाँ हैं, दजला और फरात, इन दोनों को लाना रखेंगे। दजला और फरात नामक दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र जो था मेसोपोटामिया में हुई थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन एवं विशाल एवं समृद्ध के लिए प्रसिद्ध था। शहरी जीवन संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। ये सभ्यता के क्षेत्र में साहित्य, गणित, खगोल विद्या, ग्रह नक्षत्रों के संदर्भ में जो जानकारी होती है उसी को क्या बोलते हैं? खगोल विद्या। यानी जो वह विद्या जो ग्रह नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्रदान करे। जैसी विद्याओं के लिए पूरी दुनिया में क्या है? प्रसिद्ध है। कोई सभ्यता जब वो विकसित अवस्था में होती है, उसका आर्थिक जीवन शैली उच्च होता है, व्यापार प्रगति अवस्था में होता है,
तो ऐसे स्थिति में वह सभ्यता अपने आप में क्या होती है, उच्च कोटि की होती है। तो ये भी सभ्यता कैसी थी? शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? मेसोपोटामिया सभ्यता में। कैसी सभ्यता थी? शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में हुई थी। यह वर्तमान कहाँ पे है? इराक गणराज्य। कहाँ पे है? इराक गणराज्य की दजला फरात नामक दो नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया में हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे चलेंगे हम लोग। यह किस लिए प्रसिद्ध है? शहरी जीवन के लिए, समृद्धि के लिए, साहित्य के लिए, गणित के लिए और खगोल विद्या के लिए। जैसा कभी हमने बताया, खगोल विद्या मतलब ग्रह नक्षत्रों के विषय में जो जानकारी प्रदान करे वो किस विद्या के अंतर्गत आता है? खगोल विद्या के अंतर्गत आता है। जैसी विद्याओं के लिए यह क्या है? पूरे विश्व में विख्यात है, प्रसिद्ध है। आगे, मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के, किस भाषा के? यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस, यूनानी भाषा है तो यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटेमोस, दो शब्द हैं मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दो नदियों के जल की भूमि। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्य की भूमि को मेसोपोटामिया कहा गया, दजला और फरात दो नदियाँ हैं। वैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आपसे भारत में कहा जाता है दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। अब दोआब क्षेत्र क्या है? दो नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को दोआब कहते हैं। अब कौन कौन से दो नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र है? तो जैसे एक गंगा नदी है और दूसरी कौन सी है? यमुना नदी। तो इन नदियों के मध्य जो क्षेत्र है इसी को क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र। ये दोनों नदियाँ गंगा और यमुना जो हिमालय से, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से निकली हैं और इलाहाबाद में, इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज में आकर के दोनों नदियों का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। तो इस तरह से दोनों नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र जैसे क्या कहलाता है? दोआब क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी दो नदियाँ थी। मेसोपोटामिया शब्द जो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दो नदियों के जल की भूमि। तो दो नदियों की जल की भूमि कौन कौन सी थी? दजला और फरात। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को कहा जाता था दजला और फरात। तो दो नदियों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता था। जैसे आपसे कहा जाता है दोआब क्षेत्र की क्या विशेषता है, क्या महत्व है? तो दो नदियाँ यानी दोआब क्षेत्र मतलब गंगा और यमुना, दो नदियों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि योग्य है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ विस्तृत हैं और इन नदियों के माध्यम से पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे इन नदियों के कारण जो है भूमि बहुत ही उर्वर है। तो ऐसे यहाँ पे भी वही स्थिति है। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों की भूमि का यह क्षेत्र है और इसलिए जो है यह भूमि कैसी है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और इस उपजाऊ भूमि की धरती को क्या करता है? इंगित करता है। क्या? ये मेसोपोटामिया क्षेत्र। तो मेसोपोटामिया का अत्यधिक महत्व है। उत्खनन में 1840 में, उत्खनन इसके पहले हम आपको समझाए थे, उत्खनन शब्द आया है ना, तो उत्खनन मीन्स होता है खुदाई। अब जैसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में आपको बताया गया था कि जो भी सामग्री उत्खनन में प्राप्त होगी, जो भी सामग्री उत्खनन में प्राप्त होगी, उत्खनन में क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? जैसे मान लीजिए मूर्तियाँ मिली, क्या मिली? मूर्तियाँ। तो इसके पहले जैसे बताए थे, अगर उत्खनन यानी खुदाई में जहाँ भी पुरातात्विक स्थल होते हैं वहाँ पे अगर उत्खनन में कोई मूर्ति मिली
तो मूर्ति के आधार पे पुरातत्वविद क्या क्या मतलब अनुमान लगाएगा कि इस समय जो है किस प्रकार की धार्मिक स्थिति थी, यहाँ की सभ्यता की धार्मिक स्थिति किस रूप में थी। तो उत्खनन में मान लीजिए मूर्तियाँ मिली, तो मूर्तियों के आधार पे वहाँ की धार्मिक स्थिति के विषय में पता चलता है, ज्ञात तो होता है। तो उत्खनन में जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसी के आधार पे पुरातत्वविद क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पे धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा, लोगों का आध्यात्मिक व्यवहार, आध्यात्मिक दर्शन किस रूप में था, किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, धार्मिक आस्था उनकी किस रूप में थी, किन प्रतीकों के माध्यम से वो अपनी उपासना संपादित करते थे, किस तरह के धार्मिक प्रयोजन करते थे, आयोजन करते थे। तो ऐसे स्थिति में इन मूर्तियों के माध्यम से धार्मिक विषय की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए इसी में बर्तन मिलते हैं, उत्खनन में खिलौने मिलते हैं, औजार मिलते हैं। अगर बर्तन हैं, औजार हैं, किस धातु के हैं, किस रूप में बनाए जाते थे, क्या वो पॉलिशदार हैं, उसमें नक्काशी की गई है, तो शिल्पकला, उद्योग, बहुत सारी चीज़ों के विषय में जानकारी हमें होती है। क्योंकि जहाँ पे साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलती, हमें उत्खनन के माध्यम से जो भी खुदाई में, जो भी उत्खनन में जो भी सामग्री प्राप्त होगी, इसके आधार पे उस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो मूर्तियाँ हो गई, खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, बहुत सारे उपकरण उसमें मिलते हैं, औजार हो गए, अस्त्र शस्त्र हो गए। तो जो भी सामग्री मिलेगी, कोई पत्थर के बहुत सारी सामग्री मिलती है, भौतिक दैनिक जीवन के उपयोग की चीज़ें जाने वाली मिलती है। कृषि कार्य में संलग्न कुछ वस्तुएं, जैसे हड़प्पा सभ्यता से लकड़ी का हल मिला है, मिट्टी का हल मिला है। तो इससे ज्ञात होता है कि उस समय कृषि कार्य हलों के माध्यम से होता था। तो उत्खनन सामग्री के आधार पे जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उस सभ्यता के विषय में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में भी 1840 में, कब 1840 में उरुक और मारी दो प्लेस हैं, उरुक और मारी, इन दो प्लेसों से यहाँ की सभ्यता के विषय में उत्खनन कार्य 10 दशक तक चलता है। दशक मीन्स 10 वर्ष, तो 2 दशक लगभग 20 वर्ष 25 वर्ष चलता है। और इसके पश्चात यहाँ पे उत्खनन सामग्री के रूप में जैसे इमारतें मिलती हैं, हड़प्पा सभ्यता में जैसे इमारतें मिली हैं, तो इमारतें हैं, मूर्तियाँ हैं, आभूषण हैं, औजार हैं, मुद्राएं हैं। इन रूपों में, इन पुरातात्विक साक्ष्यों से आधार पे मेसोपोटामिया के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, किस तरह से यहाँ पे अपने आप में वैभवपूर्ण सभ्यता के रूप में विकसित हुई थी। ये सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे पे स्थित होती थी। नदियों के किनारे पे सभ्यताओं का बसने का एक ही उद्देश्य होता था, आर्थिक लाभ, जीवन शैली को आरामदायक बनाना। कैसे? जैसे अगर नदियों के किनारे बसेंगे तो जल उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जैसे पीने योग्य पानी के लिए, जानवरों के लिए पानी आसानी से मिल जाएगा, नदियों के किनारे रहेंगे। या फिर कृषि कार्य अगर करेंगे तो सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होगी? जल की आवश्यकता होगी। तो कृषि कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगला है परिवहन के साधन। अगर नदियों के किनारे रहेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवागमन के लिए, चूँकि उस टाइम में यांत्रिक कोई गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो परिवहन के साधन के रूप में जैसे बैलगाड़ी, घोड़ों पे, जानवरों पे जो है प्रयोग किए जाते थे रथ के माध्यम से, या फिर उस समय नदियों में नौकाओं के माध्यम से एक दूसरे स्थान पे जाते थे। तो इस तरह से परिवहन के साधन के रूप में नदियों का लाभ था, इसलिए नदियों के किनारे बसते थे। तो जिससे जल आसानी से कृषि कार्य के लिए भी मिल जाता था, पशुपालन के लिए भी जल आसानी से मिल जाता था, और दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए भी जल आसानी से मिल जाता था। और इसके साथ साथ परिवहन के साधन के रूप में भी नदियों का उपयोग करते थे।
तो इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए नदियों का प्रयोग करते थे। इसलिए सभ्यताएं ज़्यादातर कहाँ बसती थी? नदी घाटी में। जहाँ पे नदियाँ होती थी उसी के आसपास उनके किनारों पे ये सभ्यताएं बसती थी, जिससे वे आसानी से अपने लिए और कृषि कार्य के लिए, पशुपालन के लिए, नौकायन के लिए, विविध लाभों के उद्देश्य से नदियों के किनारे बसती थी। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपने मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में अध्ययन किया कि किस तरह से यह सभ्यता शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी। ये सभ्यता जो है मेसोपोटामिया किन नामों के आधार पर पड़ा? तो दजला फरात दो नदियों के बीच क्षेत्र के कारण जो है उपजाऊ क्षेत्र था, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? मेसोपोटामिया सभ्यता पड़ा। यह अपनी संपन्नता और जीवन शैली, शहरी जीवन शैली, विशालता के कारण, समृद्धि के कारण, साहित्य और गणित के कारण, खगोल विद्या के कारण, जैसे इन विद्याओं के कारण क्या है, ये विश्व में विख्यात है। तो इस तरह से अपने आप में ये उपलब्धि लिए हुए है ये सभ्यता। इसके उत्खनन सामग्री के आधार पे इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारा विषय वस्तु यहीं पे समाप्त होता है। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।